चालू करते हैं। और इसमें सबसे पहली जो चीज़ हम लोगों को लेनी है वो ये है कि यूनाइटेड किंगडम के हाई कोर्ट ने कल विजय माल्या जी के जो प्रत्यर्पण के लिए उन्होंने एक एप्लीकेशन डाली थी हाई कोर्ट में कि सुप्रीम कोर्ट जाने की अनुमति दी जाए। और सुप्रीम कोर्ट में वो ये चाहते थे कि उनका भारत को प्रत्यर्पण रोक दिया जाए। तो ये जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है यूनाइटेड किंगडम और भारत के साथ, इसके अंतर्गत दोनों देशों में से यदि कोई भी अपराधी एक दूसरे देश में शरण ले लेता है तो वहां पर की सरकार उसको वापस उसके मूल देश को प्रत्यार्पित कर देती है। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि विजय माल्या जी उन्होंने यूनाइटेड किंगडम के हाई कोर्ट में ये अपील दाखिल की थी कि उनको जो है भारत ना भेजा जाए। और जब उनकी अपील वहां से खारिज हो गई तो उस अपील के खारिज होने के बाद उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए हाई कोर्ट से अनुमति मांगी थी और जो कि खारिज कर दी गई है। इसके पहले यूनाइटेड किंगडम के एक लोअर कोर्ट ने भारत के लिए उनको प्रत्यार्पित करने की अनुमति दे दी थी और उसी के खिलाफ उनका ये संघर्ष था। ये एक्चुअली 2005 से 2012 के बीच में 9,394 करोड़ रुपए का लोन विजय माल्या जी द्वारा विभिन्न बैंकों के कंसोर्टियम से, जिसमें आईडीबीआई सबसे प्रमुख था, ये लिया गया था। और ये जो 17 बैंकों का कंसोर्टियम था, ये 9,394 करोड़ रुपए लेने के बाद उनने ये यूनाइटेड ब्रेवरीज ग्रुप के चेयरमैन है विजय माल्या जी, जो यूनाइटेड ब्रेवरीज के नाम से किंग फिशर नाम के ब्रांड का ये अंग्रेजी शराब का उत्पादन करता था और भारत की ये सबसे बड़ी लिकर प्रोड्यूसिंग कंपनी हुआ करती थी, अभी भी है। तो ये सबसे बड़ी लिकर प्रोड्यूसिंग कंपनी जो है वो भारत की विजय माल्या जी के अधीन थी और 2005 में इन्होंने किंग फिशर एयरलाइंस के नाम से अपना एक नया वेंचर चालू किया। और इस 2005 के किंगफिशर के वेंचर में कुछ ऐसी स्थितियां बनी कि गवर्नमेंट की तरफ से इनको किराया बढ़ाने की अनुमति नहीं मिली, जबकि एविएशन फ्यूल उस समय बड़ी तेजी से बढ़ते रहे उनके दाम, और उसकी वजह से इसमें काफ़ी अधिक इनको घाटा हुआ और ये डिफ़ॉल्ट हो गए। और इसके बाद इन्होंने अपने को जो है दिवालिया घोषित कर दिया किंगफिशर एयरलाइंस को। उसके कर्मचारियों की और पायलट्स की तनख्वाह नहीं दे पाए और इसके अलावा किंगफिशर अपनी लायबिलिटीज को पूरी नहीं कर पाई। तो इसकी वजह से उन्होंने अपने को दिवालिया घोषित कर दिया और किंगफिशर एयरलाइंस वो डिसफंक्ट हो गई। अब इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि उनके ऊपर जो ये लोन था, इस लोन को अदा ना कर पाने के कारण वो यूनाइटेड किंगडम चले गए। राज्यसभा की सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और राज्यसभा ने एक प्रस्ताव पास करने का जिस दिन एजेंडा में रखा था कि विजय माल्या को आर्थिक अनियमितताओं के आरोप में राज्यसभा से हटा दिया जाएगा, उसी के एक दिन पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद वो यूनाइटेड किंगडम चले गए। तो ईडी जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है और ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट का एक विभाग है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का विभाग होने के बावजूद ये आर्थिक अपराध के लिए बहुत बड़ी संस्था है जो मुख्य रूप से आर्थिक अपराध की जांच करता है और उसके संदर्भ में कानून का प्रवर्तन कराता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि ईडी ने इनके खिलाफ जो है भारत में बॉम्बे में एक कोर्ट में एक याचिका दाखिल की और ये कहा कि इनको फ्यूजिटिव फाइनेंशियल कल्प्रिट के तौर पे घोषित किया जाए और इनको यूनाइटेड किंगडम से वापस लाने के लिए प्रत्यार्पण के लिए अनुमति दी जाए। तो कोर्ट द्वारा इस संदर्भ में आदेश जारी करने के बाद इन्होंने ईडी ने इंटरपोल में एक रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाया और उसके साथ ही साथ यूनाइटेड किंगडम में ये प्रस्ताव रखा। यूनाइटेड किंगडम के सामने एक भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स द्वारा एक प्रस्ताव भेजा गया कि इनको एक्स्ट्राडिट करके इनको वहां से प्रत्यार्पित करके भारत भेज दिया जाए। तो ये स्थितियां थी और वहां से इनकी अपील खारिज हो गई है, जो इन्होंने यूनाइटेड किंगडम में हाई कोर्ट में अपना एक अपील दाखिल की थी कि हमको भारत प्रत्यार्पित ना किया जाए। तो अब इनके भारत आने का रास्ता साफ हो गया है। तो हम लोग ये देखते हैं कि विजय माल्या जी, अच्छा, ईडी अभी तक इनकी 13,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर चुका है और इनके द्वारा
₹9,394 का जो लोन लिया गया था और उसको अदा ना कर पाने के कारण जो विषम स्थितियां उत्पन्न हुई, उसके बदले में जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है वो 13,000 करोड़ रुपए अभी तक इनके जब्त कर चुका है। 13,000 करोड़ की संपत्तियां जब्त कर चुका है और इनके खिलाफ मुख्य रूप से 3 आरोप हैं। पहला आरोप है कि इन्होंने फ्रॉड किया। दूसरा, ये विलफुल डिफाल्टर हैं। विलफुल डिफाल्टर का अर्थ ये है कि इनके पास इतनी संपत्ति थी कि ये बैंक का लोन अदा कर सकते, लेकिन इन्होंने बैंक का लोन अदा करने की चेष्टा नहीं की और जानबूझ करके उस पैसे को जो इन्होंने बैंक से लिया था वो दूसरी कंपनियों के शेयर्स खरीदने में लगा दिए, ताकि ये जो एयरलाइंस है किंगफिशर एयरलाइंस, उसको जानबूझ करके ये दिवालिया घोषित करवा सकें और उसके संपत्ति को निजी उपयोग में ले सकें। और तीसरा इनके ऊपर गंभीर आरोप है मनी लॉन्ड्रिंग का। तो इन्होंने उस पैसे को जो वास्तव में इनका नहीं था और दूसरे सोर्सेस से अपना दिखाया और मनी लॉन्ड्रिंग के द्वारा भारतीय व्यवस्था को चोट पहुंचाई। जो हमारा मनी लॉन्ड्रिंग के संबंध में कानून है फेमा, ये एक्चुअली जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है ये 1999 में लाया गया था और इसके पहले हमारे देश में फेरा चलता था, तो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। तो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट बेहद सख्त था और इसके अंतर्गत विदेशी मुद्रा को रखना ही गैर कानूनी था। कुछ विशेष प्राविधानों के अतिरिक्त विदेशी मुद्रा और एक निश्चित सीमा से अधिक विदेशी मुद्रा किसी भी स्थिति में नहीं रखी जा सकती थी। यहाँ हम देखते हैं कि फेमा में अपेक्षाकृत काफी रियायतें दी गई और विभिन्न उद्देश्यों से विदेशी मुद्रा को हम सामान्य नागरिक भी बैंक से खरीद सकता है और उसका प्रयोग कर सकता है और एक निश्चित सीमा में अपने पास भी रख सकता है। तो जो हमारा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है ये मुख्य रूप से फेमा कानून लागू करवाने के लिए विशेष भूमिका निभाता है। दूसरा जो है पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये 2002 में पास हुआ था और इसको भी इम्प्लीमेंट करने के लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अब इसके साथ ही विजय माल्या जी के पास सारे के सारे ऑप्शंस खत्म हो गए हैं और अब उनको जो है भारत वापस एक्स्ट्राडिट करने की राह खुल गई है। और इसी संदर्भ में हम लोगों को ये याद रखना है कि द फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 में पास हुआ था और इसके अंतर्गत ये प्राविधान रखा गया था कि ऐसे लोग जो विलफुल डिफाल्टर हैं, विलफुल डिफाल्टर का अर्थ क्या होता है कि बैंक से लोन लिया लेकिन जिस उद्देश्य के लिए लिया उसमें नहीं लगाया, बल्कि व्यक्तिगत रूप से जिसके लिए शब्द प्रयोग होता है खुर्द बुर्द कर दिया, उस धन को निजी उपयोग में ले लिया और तितर बितर कर दिया। तो इस प्रकार के विलफुल डिफाल्टर्स वो जैसे विजय माल्या के संदर्भ में हम देखते हैं कि किंगफिशर एयरलाइंस के लिए लिया गया लोन उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अपने नाम से लंदन में प्रॉपर्टी खरीदने में और विभिन्न कंपनियों के शेयर्स खरीदने में खर्च किए। तो इस तरह से इन विलफुल डिफाल्टर्स के लिए, और दूसरा क्या है कि वो अगर देश से बाहर चले गए हैं तो उनके लिए 2018 में हमने एक कानून पास किया, द फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018। इसके अंतर्गत ये प्राविधान किया गया कि भारत के किसी भी कोर्ट में उन व्यक्तियों के खिलाफ जो भारतीय कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन से बाहर चले गए हैं उनकी संपत्ति को जब्त करने के लिए डिक्री पास कराई जा सकती है। तो हम लोग ये देखते हैं कि इसी एक्ट के अंतर्गत अभी तक ईडी ने 13,000 करोड़ रुपए का संपत्ति जब्त कर ली है और अब विजय माल्या जी को भारत लाने के लिए सारे रास्ते ओपन हो गए हैं। दूसरी चीज हम लोग देखते हैं जो विशेष है कि विजय माल्या द किंग ऑफ गुड टाइम्स के नाम से जाने जाते थे और इनके द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया है कि हम भारत सरकार के या जो भारतीय बैंक हैं उनके सभी लोन्स को अदा करना चाहते हैं और अब इस प्रस्ताव पे सरकार विचार करने को तैयार नहीं है। ये हम लोगों ने देखा। अब हम लोग एक दूसरे विषय पे आते हैं। विजय माल्या के संदर्भ में हमने चीज़ों को देखा, अब हम लोग दूसरी चीज़ों को देखते हैं। वो ये है कि पीपीई किट्स
जो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स किट है उनको डेवलप करने के लिए नेवी में एक इंडियन नेवल हॉस्पिटल्स हैं। तो इंडियन नेवल हॉस्पिटल्स में एक डॉक्टर ने एक ऐसा मटेरियल डेवलप किया है जो ब्रीदिंग मटेरियल है। मतलब होता क्या है कि जब आप पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स बनाते हैं तो उनमें जो कपड़ा प्रयोग होता है, नायलॉन प्रयोग होता है, वो इतना बारीक होता, इतना इतना मजबूती से आपस में स्टिच होता है कि उसके अंदर हवा भी नहीं जा पाती है। और इसके कारण उमस भरे वातावरण में और ऐसी क्षेत्रों में जहाँ पर भारत जैसी स्थितियाँ हैं, बेहद समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इन्होंने जो मटेरियल डेवलप किया है वो ब्रीदेबल है, यानी उसके अंदर हवा का प्रवेश संभव होता है। अब हम क्या देखते हैं कि उसमें ये ब्रीदिंग के अलावा दूसरी विशेषता ये है कि वो एंटीबैक्टीरियल है। उसमें बैक्टीरिया जो है वो पनप नहीं सकता है और वो बैक्टीरिया को तुरंत साफ कर देता है। तो ये दो विशेषताएं उसकी हैं। अब क्या है कि ये जो इंडियन नेवल मेडिसिन मुंबई में इन्होंने ये आविष्कार किया है, इसके लिए इन्होंने पेटेंट एप्लीकेशन फाइल की है और पेटेंट के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फैसिलिटेशन सेल ये डेवलप किया गया है। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फैसिलिटेशन सेल जो है ये एनआरडीसी का एक अनुषांगिक संगठन है और नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का ये जो अनुषांगिक संगठन है, इसका काम है कि जो विभिन्न स्टार्टअप्स द्वारा या जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स हैं विभिन्न गवर्नमेंट के, इनको फैसिलिटेट वो कराता है पेटेंट हासिल करने में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एसेट बनाने में। है क्या कि जैसे हमने किसी चीज़ को डेवलप किया, उसको डेवलप करने के बाद उसका अगर हमको पेटेंट हासिल हो जाता है तो भविष्य में जब कोई भी उस व्यक्ति जब कोई भी उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेगा या उस प्रोडक्ट का उत्पादन करेगा तो उस पे हमको धनराशि प्राप्त होगी, उस पे हमको रॉयल्टी प्राप्त होगी। तो यहाँ पर क्या है कि यदि कोई व्यक्ति कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एसेट बनाता है तो वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एसेट जो है उस व्यक्ति के लिए एक लंबे समय तक रॉयल्टी देने का साधन बनता है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं, जो छोटे छोटे एमएसएमईज हैं, इनके द्वारा जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का वर्क किया जाता है उस पे उनको पेटेंट कराना काफ़ी कठिन होता है। तो इस पेटेंट की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फैसिलिटेशन सेल जो है वो काम करता है और वो जो रजिस्ट्रार ऑफ पेटेंट्स डिजाइंस एंड ट्रेडमार्क्स चेन्नई में है उसमें रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए सहायता करता है। तो अब हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो एनआरडीसी है इसके बारे में हम लोग देखेंगे और हम लोग ये देखेंगे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फैसिलिटेशन सेल इसमें कैसे काम करता है। तो अब हम लोग ये देखते हैं, ये जो एनआरडीसी है ये एक्चुअली 1948 में ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा ब्रिटेन के लिए बनाई गई थी और द्वितीय विश्व युद्ध में बड़े पैमाने पर ऐसे आविष्कार हुए थे जो युद्ध के लिए उपयोगी थे। और जब युद्ध समाप्त हो गया था तो उन आविष्कारों को प्राइवेट सेक्टर्स तक पहुंचाने के लिए ये एनआरडीसी नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना की गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा। 1953 में इसकी स्थापना भारत में की गई और इसका उद्देश्य ये था कि जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क है उसको इंडस्ट्री तक कैसे पहुंचाया जाए और कैसे उसको देश के अन्य उन लोगों तक पहुंचाया जाए जिसके माध्यम से देश का विकास किया जा सकता है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत वर्तमान समय में काम कर रहा है और इसी ने जो है एक आईपीएफसी सेल बनाया है, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फैसिलिटेशन सेंटर। और ये जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फैसिलिटेशन सेंटर अपने यहाँ दो हैं। एक वो है जो 1953 में गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया था और ये सभी विभागों के लिए काम करता है और पूरे देश के जो विभिन्न स्टार्टअप्स हैं और जो विभिन्न संस्थाएं हैं उनके लिए काम करता है। और ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी
फैसिलिटेशन सेंटर डिफेंस मिनिस्ट्री ने बनाया है, ये आपका एनआरडीसी के अंतर्गत है। और ये जो आपका सरकार का डिफेंस सेक्टर है, उसके द्वारा जो भी आविष्कार होते हैं, उसमें एक मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति, ये कार्यक्रम अगस्त 2019 से चलाया गया है। उसके द्वारा जो भी विकसित पेटेंट हैं, उन पेटेंट्स को फैसिलिटेट करने का काम करता है। और ये विशेष बात है कि इसका अभी तक 1000 पेटेंट्स इसको प्राप्त हो चुके हैं। और मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति के अंतर्गत हमारा जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फैसिलिटेशन सेंटर है, इसने 1000 पेटेंट्स अभी तक प्राप्त कर लिए हैं। तो ये अपना महत्वपूर्ण विषय है। अब हम लोग तीसरे विषय पे आते हैं। और हम लोगों को मालूम है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसने भारत के लिए $1 बिलियन जो सैंक्शन किया था, उसको डिसबर्समेंट कर दिया है, उसको प्रदान कर दिया है। ये कोविड-19 से लड़ने के लिए जो हमें मेडिकल फैसिलिटीज़ की आवश्यकता है, और जो वल्नरेबल क्लास है, और जो इकोनॉमी को बनाए रखना है, इन तीनों के लिए जो हमें आवश्यकता है, उस आवश्यकता के लिए ये न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा किया गया है। और ये न्यू डेवलपमेंट बैंक को हम लोग ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं, क्योंकि इसकी स्थापना 2014 में ब्रिक्स द्वारा की गई थी। हम लोगों को मालूम है कि 2010 में साउथ अफ्रीका के शामिल होने के बाद जो हमारा 2001 में इकैटेरियन बर्ग में जो सम्मेलन हुआ था, तो हम लोगों के बीच में एक कॉन्सेप्ट आया था ब्रिक्स का। और उस ब्रिक के कॉन्सेप्ट को 2010 में साउथ अफ्रीका के ज्वाइन कर लेने के बाद 2011 से ब्रिक्स कहा जाने लगा। और 2014 में हम लोगों ने ये एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना ये की थी आपके संघाई में। ओरिएंटल स्टेट बिल्डिंग थी, उस ओरिएंटल फाइनेंशियल स्टेट बिल्डिंग में हमने इसकी स्थापना की। तो अब इस बैंक का काम है एशियाई अर्थव्यवस्था के विकास के लिए काम करना। और खास करके हाँ, ये जो 4 देश हैं और अब 5 हो गए हैं, तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इनकी इकोनॉमी के लिए विशेष रूप से काम करना। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो कोविड-19 की वजह से सिचुएशन उत्पन्न हुई है, उस सिचुएशन को मिटिगेट करने के लिए, उसको मुकाबला करने के लिए ये ये न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत को $1 बिलियन की सहायता राशि उपलब्ध कराई है। और ये सहायता राशि पहले डिक्लेयर की गई थी और अब प्राप्त हो गई है। ये हम लोगों ने देखा। अब इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT, तो इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने एक रिस्ट बैंड डेवलप किया है। और उस रिस्ट बैंड की विशेषता ये है कि वो जब भी किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आता है जिसने उसी प्रकार का बैंड धारण कर रखा है, तो उसमें कंपन चालू हो जाता है। कंपन चालू हो जाता है जिससे वो व्यक्ति तुरंत सचेत हो जाता है कि हम किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आ रहे हैं जो 6 फुट से कम की दूरी पे हमारे नज़दीक आ चुका है। तो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए हम लोग जानते हैं कि इटली जो है कोविड-19 के ज़्यादा प्रभावित देशों में है, से अत्यधिक प्रभावित देशों में है। और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए इस रिस्ट बैंड का इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने आविष्कार किया है। क्योंकि इटली में सामान्य गतिविधियां प्रारंभ कर दी गई हैं, और जितनी भी गतिविधियां अभी तक वहां पर लॉकडाउन के अंतर्गत रुकी हुई थी, उनको रेस्टोर करने के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ तक कि शिक्षण संस्थानों को भी प्रारंभ करने का अनुमति दे दी है। तो हम लोग देखते हैं कि ऐसी स्थितियों में उनके लिए उपयोगी हो जाता है कि वो ऐसा कोई उपकरण धारण करें जिससे कोई भी दूसरा व्यक्ति, वो कोविड-19 से प्रभावित हो, संक्रमित हो या ना हो, अगर वो उनकी नज़दीक आता है तो उनको मालूम चल जाता है कि कोई व्यक्ति हमारे से निश्चित सीमा से अधिक नज़दीक आया है। ये है। अब हम लोग देखते हैं कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने ये मातिर स्मृति करके एक कार्यक्रम चलाया है, जैसा कि हमने देखा था केरला गवर्नमेंट ने चालू किया था। और इसका उद्देश्य है कि 50,000 एकड़ जमीन जो बंजर जमीन के रूप में चिन्हित है,
और जिसमें किसी प्रकार का उत्पादन नहीं होता है, उसको फिशरीज के लिए, मत्स्य पालन के लिए, और मत्स्य पालन के अलावा जो है वो पशुपालन और कृषि के लिए उपयोग में लाने के लिए लोगों के बीच में विकसित किया जाएगा, लोगों के माध्यम से विकसित किया जाएगा, और इससे 2.5 लाख लोगों को उस जमीन में रोजगार प्राप्त होगा। तो 2.5 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त होगा और 50,000 एकड़ जमीन के पुनरुत्पादन की वजह से देश की इकोनॉमी को और बंगाल की इकोनॉमी को सहायता मिलेगी। तो ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई है। इसका नाम रखा है उन्होंने मातृ स्मृष्टि। अब हम लोग देखते हैं WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये डिफ्लेशन में चला गया है। डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन का अर्थ होता है कि जब कीमतों में वृद्धि होती है तो उसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं, और डिफ्लेशन का अर्थ होता है कि जब कीमतों में कमी हो रही है। तो हम जानते हैं कि मार्च में 3.72% की वृद्धि हुई थी और अप्रैल में 0.79% का डिफ्लेशन हुआ है। अर्थात मार्च 2020 में मार्च 2019 की तुलना में 0.79% की दामों में कमी आई है। मार्च में 3.72% की वृद्धि हुई थी, अप्रैल में 0.79% की कमी आई है। और ये जो कमी है ये अर्थव्यवस्था के लिए एक खतरनाक संकेत देती है। ये हम लोगों को मालूम है कि WPI के लिए हमारे पास 2 तरह के इंडेक्स होते हैं, एक को हम लोग WPI कहते हैं, दूसरे को CPI कहते हैं। WPI मतलब होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स और CPI मतलब होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में जो भी भारतीय उपभोक्ता द्वारा क्रय की जाने वाली, उपयोग की जाने वाली वस्तुएं हैं, उनकी एक बास्केट बनाई जाती है और उस बास्केट में एक अनुमानित जो सामग्री है वो ली जाती है कि कौन सा सामान कितनी मात्रा में खर्च होता है, और फिर उसके मूल्य से उसको गुणा करके हम एक इंडेक्स बना लेते हैं। और इसका बेस ईयर हमने 2011-12 रखा है, अर्थात 2011-12 में जो उनका मूल्य था उसकी तुलना हम प्रति वर्ष के मूल्य से करते हैं। जैसे हमने कहा कि इसमें 0.79% की कमी आई है, तो इसका अर्थ होता है कि बेस ईयर की तुलना में 2019 में उसका कितना रेट था और बेस ईयर की तुलना में 2020 में उसका कितना रेट है, और उसके बीच तुलना करके हम बताते हैं कि उसमें वृद्धि हुई है या कमी हुई है। तो इसी तरह WPI में हम थोक उपभोक्ता सूचकांक लेते हैं, मतलब जो थोक में वस्तुओं की कीमतें होती हैं उनको हम लेते हैं, फुटकर वस्तुओं की कीमतें नहीं लेते हैं। और अब हमारा जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है वो WPI कर दिया गया है, पहले ये CPI हुआ करता था। पहले कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हमारे सभी प्रकार के आंकड़ों के लिए, सभी प्रकार की योजनाओं के लिए मुख्य रूप से CPI का इस्तेमाल किया जाता था, अर्थात कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का। अब हमारे द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है होलसेल प्राइस इंडेक्स का। तो हम देख रहे हैं कि ये अर्थव्यवस्था के लिए एक नकारात्मक संकेत है, अपेक्षाकृत, और 0.79% की नकारात्मक वृद्धि दामों में हमने देखी है। इसके बाद हम लोग देखेंगे गुजरात गवर्नमेंट, और गुजरात गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर गुजरात योजना लॉन्च की है। और ये जो आत्मनिर्भर गुजरात योजना है इसके अंतर्गत 1 लाख रुपए का विदाउट कोलेट्रल गारंटी के लोन दिया जाएगा उन लोगों को जिनकी छोटी दुकानें हैं या छोटे व्यवसाय हैं। तो छोटी दुकानों के, छोटे व्यवसायों के लोगों को 1 लाख रुपए तक का बिना कोलेट्रल गारंटी का लोन सरकार की तरफ से घोषित किया गया है, और इसको आत्मनिर्भर गुजरात योजना के अंतर्गत दिया जाएगा। निश्चित रूप से इसका उद्देश्य मार्केट में लिक्विडिटी को बढ़ाना है, और लिक्विडिटी के साथ साथ जो लोग इस समय विभिन्न कारणों से, लॉकडाउन की वजह से आर्थिक रूप से परेशान हैं, उनके पास अगर इस प्रकार की कोई सहायता आती है तो सर्वाइव करने में सफल होंगे। तो ये एक प्रकार से जो छोटे दुकानदार हैं या छोटे व्यवसायी हैं उनको सहायता पहुंचाने में ये योजना सहायक होगी। अब हम लोग देखते हैं कि जो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो चीफ हैं रॉबर्टो अज़ेवेडो, तो रॉबर्टो अज़ेवेडो ने पद से इस्तीफा देने का निर्णय लिया है और वो अब अगस्त 2020 के बाद से अपने पद पर नहीं रहेंगे। उनका
कार्यकाल 2021 में समाप्त होने वाला था, 1 साल बाद समाप्त होने वाला था, लेकिन उन्होंने ये निर्णय लिया क्योंकि लगातार अमेरिकी सरकार द्वारा उनकी आलोचना की जा रही थी और डोनाल्ड ट्रंप जी द्वारा लगातार इस बात के लिए प्रेशर डाला जा रहा था कि एज़ेडोवो को अपनी अमेरिका विरोधी नीतियों के कारण इस्तीफा दे देना चाहिए। हम जानते हैं कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, खास करके यूएन से संबंधित, इनका वित्त पोषण मुख्य रूप से यूनाइटेड स्टेट्स की सरकार द्वारा किया जाता है, इसलिए उनके पास वोट के अधिकार भी अधिक हैं और उनके द्वारा कही गई बात को अधिक गंभीरता से भी लिया जाता है। तो हम देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जी द्वारा लगातार आलोचना किए जाने के कारण और बार बार ये मांग किए जाने के कारण कि रॉबर्टो एज़ेडोवो को इस्तीफा दे देना चाहिए, तो उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है और कार्यकाल के 1 साल पहले ही उन्होंने रिटायर होने का फैसला किया है। अच्छा, डब्ल्यूटीओ के बारे में हम जानते हैं कि 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। 1994 तक हमारे पास अंकटाड था। अंकटाड तो अंकटाड के माध्यम से विश्व व्यापार को यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के नाम से 1948 में अंकटाड की स्थापना हुई थी और इसके विभिन्न राउंड की बैठकें लगातार होती रहती थी। तो 1994 में 1994 में 15 अप्रैल 1994 को मरक्कस में जो मरक्कस राउंड की बैठक हुई, उसमें यह तय किया गया कि इसको एक स्थायी बॉडी का रूप दे दिया जाए और उसी के अंतर्गत यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी के तौर पे डब्ल्यूटीओ का गठन हुआ और इसका मुख्यालय जेनेवा में ही रखा गया। तो 1995 से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये विभिन्न देशों के बीच में व्यापार को सुगम बनाने के लिए और टैरिफ्स को कंट्रोल करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और उसी के अंतर्गत क्योंकि अमेरिका सरकार द्वारा बार बार ये बात कही जा रही थी कि डब्ल्यूटीओ वो अगेंस्ट अमेरिका, अगेंस्ट यूएस काम कर रहा है, तो वर्तमान समय में एक्चुअली भारत और चीन के नेतृत्व में एक जो ग्रुप है, ग्रुप 77 ने अपना एक गुट बना लिया और डब्ल्यूटीओ में अपनी बार्गेनिंग पावर का उपयोग करके बहुत सारे ऐसे कानून पास करवाए या ऐसे कानूनों को पास करने से होने से रोक दिया जिनसे अमेरिकी हितों को लाभ पहुंचता था या अमेरिकी हितों पर प्रभाव पड़ता था। तो इसी वजह से ये विसंगति उत्पन्न हो रही थी। और इधर हम लोग देखते हैं कि माननीय हर्षवर्धन जी जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो इन्होंने 32वें कॉमनवेल्थ हेल्थ ऑफ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, इसमें हिस्सा लिया। ये जो कॉमनवेल्थ की हेल्थ मिनिस्टर्स की मीटिंग थी, ये कोविड-19 के कारण जो स्थितियां उत्पन्न हुई हैं उन पर विचार करने के लिए बुलाई गई थी। और इसमें विशेष बात ये है कि कॉमनवेल्थ उन देशों का समूह है जो कभी ब्रिटेन के अधीन हुआ करते थे और अब ये एक ऐसे संगठन के रूप में है जो स्वैच्छिक संगठन है और जिसमें हिस्सा लेने वाले देश परस्पर एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए विकास के लिए अग्रसर होते हैं और एक दूसरे की समस्याओं को ज़्यादा बेहतर ढंग से हल करने के लिए प्रयासरत होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि सांस्कृतिक, भाषाई और प्रशासनिक तौर पे हमारे बीच काफ़ी अधिक समानताएं हैं। तो जैसे केन्या है, तंजानिया है या भारत है या जो भी अन्य देश, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या ट्रिनिडाद एंड टोबैको, जमैका या जो भी देश किसी समय कैरेबियन के देश हैं जो अंग्रेजों के अधीन रहे हैं, वहाँ की भाषा अंग्रेजी होती है, वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था लगभग उसी प्रकार की होती है जैसे भारत की होती है। तो निश्चित रूप से हम लोग एक दूसरे के साथ ज़्यादा बेहतर ढंग से तालमेल बैठा के काम कर पाते हैं। तो कोविड-19 पे हर्षवर्धन जी ने इस मीटिंग को संबोधित किया और इसमें हिस्सा लिया। ये 32वीं मीटिंग थी कॉमनवेल्थ की। अब हम लोग आते हैं कि जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी हैं, उन्होंने दूसरे चरण के इकोनॉमिक सुधार या इकोनॉमिक पैकेज की घोषणा की है और अब इस पैकेज को हम लोग विस्तार से एक एक पॉइंट के साथ देखते हैं क्योंकि वर्तमान स्थितियों में जो हमारी अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था को अत्यधिक महत्वपूर्ण चुनौती कोविड-19 से मिली है
कोविड-19 की वजह से हम लोगों को एक व्यापक लॉकडाउन का पालन करना पड़ा और उस लॉकडाउन की वजह से हमारे यहाँ अर्थव्यवस्था पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था की तरह भारत की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हुई है। तो उस अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए क्या-क्या उपाय अपनाए गए हैं, ये हम लोग सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से जो है वित्त मंत्री ने जो 10 लाख करोड़ का पैकेज था, कल हम लोगों ने पूरी तरह से डिस्कस किया था कि उसको विस्तार से समझा था। अब ये दूसरा चरण है। दूसरे चरण के इसमें हमने देखा कि जो वल्नरेबल क्लास है, उस पे अधिक ध्यान दिया गया। जो हमारे माइग्रेंट वर्कर्स हैं और भारत में करीब 8 करोड़ माइग्रेंट वर्कर्स हैं। माइग्रेंट वर्कर्स वो होते हैं जो अपने निवास स्थान से दूसरी जगहों पर काम करने के लिए जाते हैं या जाने के लिए मजबूर होते हैं। तो प्रवासी मजदूर अपने क्षेत्रों में काम करते हैं, लेकिन जब कोई सीज़न ऐसा होता है जब उनके यहाँ अपना काम नहीं होता है या औद्योगिक गतिविधियाँ ना होने के कारण या विकास कार्य ना होने के कारण उनको दूसरे राज्यों में जा कर के काम करना पड़ता है। तो भारत में इस प्रकार से 8 करोड़ मज़दूर हैं और इस समय लॉकडाउन की सिचुएशन को देखते हुए इनके लिए 3,500 करोड़ की व्यवस्था की गई है कि 2 महीने तक इनको फ्री राशन उपलब्ध कराया जाएगा सरकार द्वारा, जिसके अंतर्गत 5 किलो अनाज और 1 किलो चना प्रति महीने 2 महीने तक दिया जाएगा। ये पहला चरण उठाया गया। दूसरा ये है कि वन नेशन वन राशन कार्ड, यानी पीडीएस सिस्टम में सुधार करते हुए सिंपली ये किया गया है कि जो राशन कार्ड है वो उस क्षेत्र में ही नहीं जिसमें वो रहते हैं, बल्कि उस क्षेत्र में भी काम करेगा जो भारत के अधीन कहीं पे भी है। तो 23 राज्यों में ये वर्कर्स लाभान्वित होंगे और 83% लोग जो पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के राशन कार्ड का लाभ उठाते हैं, उनको इससे लाभ पहुंचेगा। होता क्या है कि जैसे किसी गांव का रहने वाला कोई व्यक्ति है और वो महाराष्ट्र में है, तो वहां पर वो उस राशन कार्ड का उपयोग नहीं कर पाता है क्योंकि ये राज्य सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं और उसके अंतर्गत ये होता है कि उस राशन कार्ड का प्रयोग वो केवल उसी राज्य में कर सकता है जिस राज्य का वो निवासी है। लेकिन वन नेशन वन राशन कार्ड के अंतर्गत ये सुविधा रहेगी कि एक ही राशन कार्ड का प्रयोग पूरे देश में किसी भी राज्य के अंतर्गत किया जा सकता है। तो इसका सबसे बड़ा लाभ माइग्रेंट वर्कर्स को मिलेगा और वो जहां पर भी हैं वो इस राशन कार्ड का उपयोग करके अपना लाभ उठा सकेंगे। ये हम लोगों ने देखा मजदूरों के संदर्भ में, खास करके प्रवासी मजदूरों के संदर्भ में ये निर्णय लिया गया। दूसरा क्या है कि मनरेगा के अंतर्गत 10,000 करोड़ रुपए 2 महीने में खर्च किए गए हैं और मई तक पिछले वर्ष की तुलना में 50% अधिक रोजगार सृजित किया जा चुका था। तो मनरेगा हमारा वो कोविड-19 के कारण जो विशेष अर्थव्यवस्था में स्लो डाउन है, उससे निपटने में विशेष सहायक है। अब हम लोग देखते हैं कि 2% का इंटरेस्ट रेट सबवर्जन किया गया है, ये मुद्रा शिशु लोन के अंतर्गत। हम लोग जानते हैं कि माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी मुद्रा द्वारा 3 प्रकार के लोन दिए जाते हैं। ये बैंकों द्वारा या किसी भी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज द्वारा ये लोन दिए जा सकते हैं और उसको जो है मुद्रा यानी रीफाइनेंस एजेंसी द्वारा रीफाइनेंस कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 तरह के लोन होते हैं। शिशु लोन होते हैं जो 50,000 रुपए तक के होते हैं, उसके बाद किशोर लोन होते हैं जो 5 लाख रुपए तक के होते हैं और उसके बाद तरुण लोन होते हैं जो 5 लाख से 10 लाख के बीच के होते हैं। तो इसमें जो शिशु लोन है उस पे ये इंटरेस्ट सबवर्जन की स्कीम दी गई है 2% की। ये इंटरेस्ट सबवर्जन क्या होता है? जो इंटरेस्ट पे करना होता है उसमें 2% की छूट सरकार द्वारा दी जाएगी और उसकी भरपाई बैंकों को सरकार द्वारा की जाएगी। तो इस प्रकार से ये मुद्रा सबवर्जन जो है, ये मुद्रा स्कीम के अंतर्गत इंटरेस्ट सबवर्जन 2% का दिया जाएगा। इसके अलावा क्या है कि अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए जो गवर्नमेंट द्वारा विभिन्न स्कीम्स लॉन्च की गई हैं और उसके अंतर्गत ये इंटरेस्ट रेट में सरकार की तरफ से छूट दी जा रही थी और 45 लाख से कम के मकान पे लगभग 2 लाख रुपए सरकार की तरफ से ये
दिए जा रहे थे मध्यम वर्गीय आय वाले परिवारों को। तो मध्यम आय वर्ग वाले परिवारों को सहायता राशि आगे 1 साल तक के लिए बढ़ा दी गई है और अब ये नेक्स्ट ईयर तक ये स्कीम चालू रहेगी और जो अफोर्डेबल हाउसिंग के अंतर्गत मध्यम वर्गीय परिवार मकान खरीदते हैं उनको 2 लाख रुपए तक की सहायता राशि पहले की तरह प्राप्त होती रहेगी और इस मद में 70,000 करोड़ रुपए वो सरकार द्वारा जारी किए गए हैं। इसके अलावा स्ट्रीट वेंडर्स को, जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं जो खोमचे लगाते हैं या फलों की रेड़ी लगाते हैं या विभिन्न जगहों पर छोटी छोटी दुकानें रखते हैं, तो ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स को वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड करने के लिए 10,000 रुपए का एक लोन दिया जाएगा जिसके लिए कोलेटरल गारंटी की आवश्यकता नहीं होगी और इस मद में 50,000 करोड़ रुपए सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं। अब इतनी चीजों के अलावा ये इंटरेस्ट सबवर्जन यानी इंटरेस्ट में कमी की जा रही है डेयरी उद्योग में। जो डेयरी उद्योग से जुड़ी हुई आवश्यकताएं हैं, खास करके रनिंग कैपिटल की जो आवश्यकताएं हैं, उसको पूरा करने के लिए जो लोन दिया जाएगा उसमें 2% का इंटरेस्ट सबवर्जन का अर्थ है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें 2% सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। ये डेयरी उद्योग के लिए घोषणा की गई है। अब हम लोग देखते हैं कि नाबार्ड के थ्रू 30,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त फंडिंग की जा रही है रीजनल रूरल बैंक्स को और जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं और इनके माध्यम से विभिन्न जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं गांवों में उनके द्वारा और जो ग्रामीण क्षेत्र के कृषक हैं उनको ऋण उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि उनके पास फसल के लिए पैसे की कमी ना रहे और रनिंग कैपिटल की कमी ना पड़े। तो ये नाबार्ड को जो पहले रिजर्व बैंक द्वारा धन उपलब्ध कराया गया था उसके अतिरिक्त 30,000 करोड़ रुपए हैं। तो हम देखते हैं कि ये जो है सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं लाई गई हैं सेकंड फेज में और ये सेकंड फेज में जो लाई गई हैं इसके पीछे उद्देश्य ये है कि बड़े पैमाने पर जो हमारा आर्थिक स्लोडाउन की संभावना उत्पन्न हो रही है उससे निपटा जा सके। अब हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि कार्बन ब्रीफ करके एक संस्था है और ये जो कार्बन ब्रीफ नाम की संस्था है ये नजर रखती है कि CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशंस किस स्तर पर है। तो पिछले 4 दशक में पहली बार ऐसा हुआ है कि मार्च में हमारा एमिशन लेवल 15% कम हुआ है। हमेशा पिछले 4 दशक से हम देख रहे हैं कि हमारा कार्बन एमिशन लगातार बढ़ता रहा है ईयर टू ईयर बेसिस पे। ईयर टू ईयर बेसिस का मतलब है कि जितना सन 2015 में है उससे अधिक 2016 में है, 2016 से अधिक 2017 में है, 2017 से अधिक 2018 में है और 2018 से अधिक है 2019 में। इस तरह ईयर टू ईयर वो बढ़ता रहा है। पर यहाँ हम क्या देखते हैं, यहाँ हम देखते हैं कि वो सिंपली मार्च 2015 में वो घटा है और मार्च 2020 में वो घटा है और 15% घटा है। इसी तरह अप्रैल 2020 में वो 30% घटा है। यानी पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारा ये कार्बन एमिशन घट रहा है और निश्चित रूप से जो इस समय बिजली की कम मांग है खास करके उद्योगों द्वारा उसके कारण ऐसा हो रहा है। अच्छा, इसमें एक बहुत दिलचस्प चीज है कि केवल कोविड-19 के कारण ऐसा नहीं हो रहा है बल्कि सरकार के सक्रिय प्रयासों की वजह से और ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं उसकी वजह से भी ऐसा हो रहा है। ये केवल कोविड-19 की वजह से नहीं है, यद्यपि इसमें बहुत बड़ा कारक कोविड-19 के कारण उत्पन्न परिस्थितियां हैं। अब हम क्या देखते हैं कि यूनाइटेड नेशंस द्वारा 15 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज के तौर पे मनाया गया है और इस वर्ष की थीम रखी गई है फैमिलीज इन एंड डेवलपमेंट। फैमिलीज इन डेवलपमेंट, जो वर्तमान में विकास की स्थितियां हैं और खास करके जो हम दक्षिण कोरिया और जापान में देख रहे हैं वो बेहद दुखद है। यद्यपि उससे मिलती जुलती चीजें हमको
भारत में लखनऊ में भी देखने को मिली हैं, जहाँ एक वृद्ध महिला वो अपने कमरे में मर गई और उसका कंकाल सूख करके बिल्कुल हड्डियों का एक एक बाहर निकल आया। और तब 2 साल बाद उसका लड़का जो है वो अमेरिका से जब लौट के आया तो उसने देखा कि माँ कंकाल के रूप में कमरे के अंदर विद्यमान है। कोरिया में और जापान में ये स्थिति है कि जो 80 साल के 90 साल के वृद्धजन हैं, उनके पास पैसा तो है, लेकिन कोई भी व्यक्ति बात करने के लिए नहीं है या देखभाल करने के लिए नहीं है, और वो बेहद कष्टमय जीवन जी रहे हैं। तो फैमिली वैल्यूज़ को पोप फ्रांसिस ने भी जो है अभी कहा है कि फैमिली की ओर वापस आओ। तो फैमिली वैल्यूज़ को पुनर्स्थापित करने के लिए यूनाइटेड नेशंस द्वारा ये इंटरनेशनल डे फॉर फैमिली मनाया जा रहा है। और इसके लिए 1995 में बेजिंग में और कोपेनहेगन में कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, और उन कॉन्फ्रेंसेस में ये तय किया गया कि इस प्रकार का एक फैमिली डे मनाया जाना अति आवश्यक है, और उसी परिप्रेक्ष्य में ये फैमिली डे मनाया जा रहा है। अब हम लोग दूसरे विषय पे आते हैं। क्या है कि आर्मी ने एक स्कीम विचार डिफेंस मिनिस्ट्री के सामने विचार के लिए रखी है, और इसके अंतर्गत 3 वर्ष के लिए वॉलंटरली लोगों को आर्मी में शामिल होने का मौका देने की बात रखी गई है। अर्थात वो लोग जो एलिजिबल हैं, वो लोग 3 वर्ष के लिए मिलिट्री में अपनी सेवाएं दे सकेंगे। ऐसा एक प्रस्ताव आर्मी द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सामने रखा गया है। रक्षा मंत्रालय इस पे विचार कर रहा है, और ऐसा किया जा सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि अमेरिका में या इजराइल में अनिवार्य सैनिक सेवा का प्राविधान है, अर्थात वहाँ पर हर व्यक्ति को ग्रेजुएशन के बाद अनिवार्य रूप से सेना में अपनी सेवाएं देनी होती हैं 2 साल के लिए। भारत में अनिवार्य सेवा का प्राविधान नहीं है, लेकिन यहाँ ये स्वैच्छिक सेवा का प्राविधान रखने पर विचार चल रहा है कि जो लोग 3 वर्ष के लिए सेना में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, उनको इस प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए। अब हम लोग आते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ऊपर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हमें मालूम है कि एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, और ये क्लॉस श्वाब द्वारा 1971 में स्थापित किया गया था। ये दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक है, और ये एक एनजीओ है। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एक व्यक्ति द्वारा स्थापित है, और इसका नाम क्लास श्वाब था। तो ये प्रोफेसर क्लॉस श्वाब ने कुछ लेक्चर्स देने के लिए एक सीरीज चालू की थी, और वो सीरीज जो लेक्चर्स की थी वो इतनी लोकप्रिय हुई कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपने सीईओ को उस लेक्चर सीरीज को ज्वाइन करने के लिए भेजा, और उसमें वो विशेष रूप से जो कंपनियों का मैनेजमेंट है उसको प्रभावित करने के लिए विभिन्न योजनाएं बताते थे। उसको कैसे परिवर्तित किया जा सकता है, कैसे अधिक प्रभावी किया जा सकता है, और यूरोपियन कंपनियों का मैनेजमेंट किस प्रकार से अमेरिकन कंपनियों की तर्ज पर बना करके विकास प्राप्त किया जा सकता है, ये क्लॉस श्वाब का लेक्चर सीरीज का विषय था। और इसके व्यापक परिणाम हुए। जिस कंपनी ने उनके यहाँ लेक्चर सीरीज ज्वाइन की उसको सफलता मिली, और इसका परिणाम ये हुआ कि भारत जैसे देशों ने क्लॉस श्वाब से ये आग्रह किया कि हमें भी अपने अधिकारियों को आपके पास भेजने की अनुमति मिलनी चाहिए, और उसके बाद गवर्नमेंट इसके सदस्य बनने लग गई, और विश्व की आज 164 देश इस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सदस्य हैं, जो कि सिंपली एक एनजीओ है। और उसमें जो है वो कैसे डेवलपमेंट अचीव किया जा सकता है, कैसे बेहतर ढंग से अचीव किया जा सकता है, इस विषय पे वहां पर मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। तो अब ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निश्चित रूप से दुनिया के सबसे प्रभावशाली संगठनों में से एक है, और इसने जो है अपना एक रिपोर्ट जारी की है, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। तो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स यानी GETI। तो GETI के द्वारा जो इन्होंने इंडेक्स जारी किया है उसमें भारत 2 स्थान ऊपर पहुंचा है, और अब वो 76 के स्थान पर 74वें स्थान पर
पहुंच गया है। और भारत ने जो टोटल फील्ड्स हैं, जो इसके क्राइटेरिया हैं, उन सभी क्राइटेरिया में सकारात्मक अंक प्राप्त किए हैं, अर्थात पिछले वर्ष की तुलना में ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन किया है। और भारत उन गिने-चुने देशों में है जिन्होंने 2015 से और 2020 तक लगातार 5 साल ईयर टू ईयर बेसिस पे अपनी वृद्धि का प्रदर्शन किया है, अर्थात नीचे से ऊपर की तरफ ये गति की है। तो इसमें जो इकोनॉमिक ग्रोथ का क्राइटेरिया है, उसमें भारत ने सकारात्मक अंक प्राप्त किया है। एनर्जी सिक्योरिटी में भारत ने सकारात्मक ग्रोथ दिखाई है। पहले की तुलना में अब हमारे पास ज़्यादा एनर्जी है और ज़्यादा एनर्जी ग्रोथ हम हासिल कर पा रहे हैं और ज़्यादा एनर्जी सिक्योरिटी हम हासिल कर पा रहे हैं। और इसके अलावा जो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है, उसमें भारत ने सबसे ज़्यादा ग्रोथ प्रदर्शित की है, अर्थात जो ग्रीन एनर्जी है, ऐसी एनर्जी जिसको हम लोग रिन्यू कर सकते हैं, उस रिन्यूएबल एनर्जी में भारत ने अच्छी प्रगति प्रदर्शित की है। खास करके जो 275 गीगाबाइट का उद्देश्य रखा गया है, लक्ष्य रखा गया है, वो 275 गीगाबाइट का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो हमारे द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, उसकी वजह से हमको काफ़ी अच्छी ग्रोथ इस इंडेक्स में मिली है। तो एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स में जो हमारी ग्रोथ है, वो हमारे देश की सर्वांग प्रगति को बताती है। अब निश्चित रूप से हम जानना चाहेंगे कि इस इंडेक्स में किसका क्या स्थान है। तो स्वीडन पहला, स्विट्जरलैंड दूसरा, फिनलैंड तीसरा, डेनमार्क चौथा, नॉर्वे पांचवा और ऑस्ट्रिया छठा। हम देखते हैं कि ये जो हमारी बाल्टिक कंट्रीज हैं, ये ऊपर से 5 स्थान तो ऐसा लगता है जैसे इनके लिए आरक्षित हैं। तो हम लोग देखते हैं कि स्वीडन जो है हमेशा की तरह पहले स्थान पर आया है। अब हम लोग देखते हैं कि किन किन खिलाड़ियों के नाम नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा भेजे गए हैं पुरस्कार के लिए खेल मंत्रालय के पास। तो अंजुम मौडगिल, अंजुम मौडगिल, इनका नाम खेल रत्न पुरस्कार के लिए राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा प्रस्तावित किया गया है। तो नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया भारत की शीर्षस्थ संस्था है जो निशानेबाजी के क्षेत्र में काम करती है, और इसके द्वारा ये जो अंजुम मौडगिल हैं, इनका नाम खेल रत्न के लिए भेजा गया है। और जसपाल राणा का नाम दोबारा, जैसे पिछली साल भेजा गया था, इस बार भी जसपाल राणा का नाम ये द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए भेजा गया है। जबकि सौरभ चौधरी और अभिषेक वर्मा, इनका नाम जो है वो अर्जुन पुरस्कार के लिए भेजा गया है। विभिन्न विभाग वो नाम भेजते हैं और उन नामों के आधार पे खेल मंत्रालय ये निर्णय लेता है और द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार और भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार जो खेल रत्न पुरस्कार है, वो प्रदान करता है। अब हमें मालूम है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स श्री जयशंकर जी, तो सुब्रमण्यम जयशंकर जी उसके मिनिस्टर हैं, और इन्होंने हिस्सा लिया है 13 मई को SCO मीटिंग में, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक समय भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जाता था और आज भारत इसका सदस्य है। और संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ये एक्चुअली जब सोवियत संघ का विघटन हो गया और वहां से ये जो तान कंट्रीज हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये स्वतंत्र हो गए, तो चाइना ने इनके साथ एक संधि किया और वो रक्षा कोऑपरेशन की संधि थी, अर्थात इन देशों पे यदि कोई देश हमला करेगा तो चीन उसकी मदद करेगा, उन देशों की मदद करेगा। और क्योंकि जो चीन का तिएन शान पहाड़ियां हैं, एग्जैक्ट उन्हीं पे ये देश स्थित हैं, यानी बॉर्डर कंट्रीज हैं ये चीन के, और विशेष रूप से चीन की पश्चिमी सीमा पे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब इन देशों का रूस के साथ भी समझौता था, तो रूस, चाइना और ये 5 कंट्रीज मिल करके ये एक ब्लॉक बना लेते थे। अच्छा, 4 कंट्रीज, इसमें तुर्कमेनिस्तान नहीं शामिल हुआ। तुर्कमेनिस्तान SCO का मेंबर आज भी नहीं है। तो 4 कंट्रीज यानी उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान, ये 4 कंट्रीज
रशिया और चाइना। तो ये 6 कंट्रीज इसके सदस्य हुआ करते थे। 2008 में इन्होंने भारत और पाकिस्तान को पर्यवेक्षक के तौर पे शामिल किया और वर्तमान में भारत और पाकिस्तान इसके पूर्ण सदस्य हैं। ये इकलौता ऐसा संगठन है जिसमें भारत और पाकिस्तान एक साथ सैन्य अभ्यास करते हैं। तो इसकी मीटिंग हुई 13 मई को। निश्चित रूप से इस समय जितनी भी मीटिंग्स हो रही हैं सब वर्चुअल मीटिंग हो रही हैं और उसमें भारत के एस जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर जी ने हिस्सा लिया। और ये आज का अपना सब विषय था और हम लोगों ने आज देखा। कल हम लोगों का कोई क्लास नहीं होगी और संभवतः टेस्ट भी नहीं हो पाएगा और परसों हम लोग फिर से मिलेंगे। तुम लोगों के पास पीडीएफ जो है कल 2 पहुंच गए होंगे और आज 2 और पहुंच जाएंगे, तो तुम लोगों का पीडीएफ रेगुलराइज हो जाएगा। तो दैट्स ऑल। ये